हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हमारे साथ हैं तरुण। एंड आज तरुण की बहुत अच्छी रैंक के बारे में हमें पता चला है। एंड इसलिए तरुण आज आपके और मेरे साथ अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसकी बदौलत उनकी ऐसी बेहतरीन रैंक आई है। ओवर टू यू तरुण, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। First of all, good afternoon, sir. गुड And आफ्टरनून। sir, my name is Tarun Sharma, and from Jammu. I have studied BSc Nursing from GMC Jammu and got rank in Nursing 9, category rank 18, and prelims score 95%. ओके। And sir, नॉर्सेट 8 में मैंने अपीयर नहीं किया था बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन मेरे तब मेन रैंक क्या आई है आपकी? मेरा रैंक सर मेरी 4002 ओके ओके। जी कूल। सर। जी। और डॉटसेट 8 में सर मैंने अपीयर नहीं कर पाया क्योंकि मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं थी। रजिस्ट्रेशन जम्मू में लेट आती है। अच्छा। बट उससे तो ये पहले आपका मेरे, पहला नौ सेट? जी सर, मेरा पहला ही था ये तो। क्या बात है, पहले 9 सेट में क्लियर हो गया, बहुत बहुत बधाई। इससे अच्छा क्या हो सकता है। जी सर। हाँ, कुछ बता रहे थे आप। सर उससे पहले मेरे नॉट सेट 8 से पहले ही मेजर सब्जेक्ट्स की सिलेबस कंप्लीट कर चुका था मैं। तो हम्म मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गई, ओबीजी। ओबीजी तो हम्म। मैंने फाइनल ईयर में, मतलब मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था फाइनल ईयर में ही। ओके। जी कॉलेज सर। लाइफ एंड कैसी थी आपकी? खेलते कूदते थे, क्या क्या करते थे कॉलेज में? किस टाइप के स्टूडेंट थे? कॉलेज लाइफ तो सर मैं पॉलिटिक्स में ही रहा कॉलेज लाइफ में। जी, बहुत सिर्फ, बढ़िया। जी सर, आपके साथ ही हमारे एक आपके एजेंट जुड़े होंगे, तौसीफ अयूब, वो अच्छा, और, तौसिफ तौसिफ के दोस्त हैं आप? जी सर, मैं और तौसीफ एक साथ ही पॉलिटिक्स में होते थे इधर उधर। जी सर। जी, बहुत ही बढ़िया। एंड क्या खेलते कूदते थे? पढ़ाई वढ़ाई कुछ थोड़ी बहुत तो करते होगे? बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी? स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि एक साल में हमें एक सब्जेक्ट को मास्टर बनाना है। तो वो अच्छा। मैंने थर्ड ईयर में मैंने पीडियाट्रिक्स की थी एंड फाइनल ईयर मैंने ओबीजी कंप्लीट की थी। अच्छा, एंड बाकी के सब्जेक्ट्स आपने उसके बाद, आप पास आउट कब हुए थे? 2024 में? 2024 में, नहीं 25, 2025 के हमें फरवरी में रिजल्ट आया हमारा। ओके। इसी साल पास आउट हुए हैं आप? बहुत ही 2025 में हमारा रिजल्ट आया। बहुत ही शानदार। तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में आपने पॉलिटिक्स भी खूब कर ली है, और अब आप एक सरकारी बाबू भी बन गए हैं। बधाई हो। बहुत बढ़िया। शाबाश। कैसे बाकी फर्स्ट सेकंड ईयर आपका कैसा गया? क्या आप बेसिक्स पढ़ रहे थे? एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने कैसे पढ़ी थी फर्स्ट सेकंड ईयर में, कुछ बताएं। फर्स्ट सेकंड ईयर तो कोविड की वजह से हमारा काफी डिस्टरबेंस रही, तो वो ओके। इतना हो नहीं पाया। तो वो ठीक है। अभी थोड़ी, अभी भी थोड़े मेरे वीक ही हैं वो। ओके। बट काफी किया उनको मैंने। फर्स्ट सेकंड ईयर में मेरा ऑनलाइन ही था सब कुछ, तो काफी मुश्किल हुई उसमें। बहुत बहुत मतलब कोविड तो सबने, सबको ही इम्पैक्ट किया था कोविड ने। अच्छा, तरुण आप मुझे ये बताएं कि जो एक नॉर्सेट का एग्जाम आपने दिया है एंड आपका क्लियर भी हुआ है, क्या आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको बेटर टीचर्स मिले होते, शायद कॉलेज में ही मिले होते, बेसिक्स आपके और अच्छे होते फर्स्ट सेकंड ईयर के, तो आपको और बेटर रैंक आती या और बेटर आप कर पाते नॉर्सेट में? क्या आप ऐसा फील करते हैं कहीं ना कहीं? तो फील यही है कि अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में हमें ऑनलाइन नहीं होता, कोविड नहीं होता, तो रैंक हम्म थोड़ी बढ़ सकती थी। तो एक रैंक कम आने की वजह मेरी ये भी हो सकती है कि मैंने जो नॉर्सेट 8 से पहले सिलेबस मैंने 8 से पहले ही कंप्लीट कर दिया था। बट जो हम्म उसके बाद मैंने 2-3 महीने वेस्ट किए अपने। क्यों वेस्ट किए? क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल इश्यूज आ गए थे बीच में, ओके उस वजह से मेरे ओके वेस्ट हुए। ओके। तो मैंने फर्स्ट वो सेकंड नहीं के करूँ। बारे में इसलिए बात की, कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट से बात करके ये रिसेंटली मैंने देखा है कि जो एमएसएन का डिजीज पोर्शन है, ओबीजी का डिजीज पोर्शन है, ये लोग बेहतर समझ पाते हैं अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज साउंड होती है, स्ट्रांग होती है, तो आपको बाद का समझ ज्यादा अच्छे से आता है। इसीलिए मैं ये बात पूछना चाह रहा था, क्या ये बात सच है? एंड ऑल्सो नॉरसेट आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछता है जहां पर बेसिक नॉलेज टेस्ट होती है। तो ये 100% सच है। अनाटमी वो डायरेक्ट नहीं पूछता है नॉर्सेट, बट एमएसएन ओके। में जोड़ के जरूर पूछता है ये। बहुत अच्छे। हाँ, डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे बिकॉज अल्टीमेटली वो क्लिनिकल पूछना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या तरुण एक मरीज का ख्याल रख सकते हैं। वो तो ये देखना चाहते हैं, उसमें ऑब्वियसली एनाटॉमी का एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एंड या बस यही जानना, तो जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, एंड अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं, कॉलेज के में हैं, तो अपने बेसिक्स अभी से बिल्डअप करते हुए चलें। किसी के बातों में ना आए। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि कॉलेज लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है और बाद में सब अपने आप हो जाएगा, देन सॉरी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अच्छा तरुण, ये इसके तो बाद, हाँ कुछ बता रहे हैं आप? अब फील हो रहा है, ये तो अब फील हो रहा है, जो फर्स्ट सेकंड ईयर हमने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, लास्ट में नोट से टाइम में फील होता है कि हमने गलत किया था। चलिए इस पे और आप 1 मिनट और बिताएं, ऐसा क्यों लगता है आपको? शायद कुछ बच्चे ये देखें और थोड़ा मोटिवेट हो जाएं, क्योंकि सर जागरूक हो जाएं। हमारे ग्रेजुएशन में ही बेसिक्स हमारे कंप्लीट हों, सब कंसेप्ट हमारे क्लियर हों, तो आगे हमें इतनी मुश्किल दिखती नहीं है, जितनी हम पहले अगर हमारा क्लियर हो जाए कंसेप्ट वगैरह, तो हम्म। ठीक रहता है वो। बाद में सर प्रॉब्लम ये, नहीं आती है। हाँ जी सर। बहुत बेहतरीन। वो बाद में तब पता चलता है जब खुद पे बीत रही होती है, मुझे लगता है तब ज्यादा महसूस होता है, तब लगता है कि यार यंग एज में ये सब गलतियां कर ली, ढंग से पढ़ाई नहीं करी, या हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी यंग एज में नहीं मिली, उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो वो एक थोड़ा सैड स्टेट बन जाती है। वो एक उस चीज से बचा जा सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप वो पढ़ें सिर्फ हम और यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करने के लिए करते हैं, बट नॉर्थ साइड में वो टोटली डिफरेंट होता है, तो हमें डिफरेंट हो जाता है, मुश्किल लगता एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा चलिए, आपका जो थ्योरी था, थ्योरी पोर्शन आपने कब तक पूरा कर लिया था? है। थ्योरी पोर्शन मैंने तो 4 मंथ्स लगाए थे, थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट मेजर माइनर सब्जेक्ट लगा के, 4 मंथ, ठीक है, क्योंकि कौन मैं से 12 महीने टू तक 14 पूरा ऑन। कर लिया था आपने? सर मैंने नॉर्थ सेट 8 हुआ था अप्रैल में, ठीक है। तो मैंने मार्च में मेजर सब्जेक्ट्स किए थे, एंड देन नॉर्थ सेट 8 के बाद माइनर सब्जेक्ट्स मैंने किए, और है ये मैंने जुलाई अगस्त में कंप्लीट कर लिया था सब कुछ। ठीक है, जुलाई अगस्त, अगस्त का स्टार्टिंग ही मान के चलूंगा मैं। अगस्त के स्टार्टिंग तक आपने पूरा कर लिया था अपना थ्योरी, उसके बाद आपने रिवीजन देना और टेस्ट देना स्टार्ट किया। नहीं सर, रिवीजन मेरी साथ में ही चलती थी, इसलिए थोड़ा टाइम अच्छा, ज्यादा लग रहा था। ओके ओके ओके, मेक सेंस मेक सेंस। उसके बाद उस, और पूरे अगस्त मतलब आपने ज्यादातर टेस्ट दिए हैं अगस्त और सितंबर में? जब मैं थ्योरी करता था तब तो मेरा 150 एमसीक्यूज होते थे पर डे करने, आस्ते से अच्छा, ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते मेरे 1000 1200 पहुंच गए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो आप इसमें ये बताना चाहते हैं कि इवन व्हेन यू आर स्टडिंग द थ्योरी पोर्शन, तो क्वेश्चन बैंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप थ्योरी भी कर रहे हो उस टाइम भी करने हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ वहां पे मैं, लेक्चर देख रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। जी सर, मैं खुद को एनालाइज करता था वहां पे कि मेरा क्या जा रहा है, क्या रैंक आ रहा है, क्या हो सकता है, वैसे मैं खुद को ओके एनालाइज करता था रोज। ओके ओके। एंड सबसे पहले आपने नाश्ता कब दिया था? क्या आपने फर्स्ट नाश्ता दिया था या उसके बाद वाले दिए थे? मैं फर्स्ट नाश्ता मुझे तौसीफ ने बताया नहीं था, तो ओके, उसके बाद ही मैंने देने स्टार्ट किए थे। ठीक है। तो लगभग आपने अगस्त में देना स्टार्ट किया है। जुलाई में फर्स्ट नाश्ता हुआ था? जून में हुआ नहीं था या सर। जुलाई में हुआ था? हाँ जी। जी सर। जी सर, अच्छा, मैंने उस फर्स्ट नहीं दिया। बहुत बेहतरीन। अच्छा, अब हम स्लोली एक एक आखिरी मिनट बिताते हैं कि इंसान कब माने कि उसकी थ्योरी पूरी हो गई है, और कब वो अपना जो अटेंशन है वो रैप ये रिवीजन की तरफ शिफ्ट करे। व्हाट इज दैट मार्कर? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बच्चों के सेशंस लेता हूं, आई ऑलवेज टेल देम कि अगर आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर के अंदर 70-75% स्कोर आ रहा है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, अगर आपका 70-75% आ जाता है, इसका मतलब है कि एक बार के लिए आपकी थ्योरी पूरी हो गई है। व्हाट इज योर टेक? आपको क्या लगता है? सर मैं तो रूल ऑफ थ्री करता था, रूल ऑफ थ्री मतलब इन द सेंस कि जो 3 दिन पहले मैंने किया था, वो हम्म। 3 दिन के बाद एक बार 1 2 घंटे में उसको देखता था मैंने पहले क्या किया है, वो साथ साथ में ही लेकर अच्छा, ओके ओके। मैं ये चीज अप्लाई करता था खुद पे, और मेरे को ये इस पे बेनिफिट भी हुआ इससे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जो आपके काम आ जाए, बाकी तो ज्ञान है। जी सर। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो वेरी मैं, गुड। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह दिए थे? सब्जेक्ट वाइज सर साथ साथ में थ्योरी के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया, थ्योरी के साथ साथ में ही देता था, एंड देन ओके हफ्ते में एक मैं देता था ग्रैंड टेस्ट, ओके हफ्ते में ओके। एक दो ग्रैंड टेस्ट में। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद जो आपका कोर टेस्ट वाला मूड आया, अच्छा, बाय दैट टाइम जब आपने नाश्ता वगैरह देना स्टार्ट किया था, आपकी नेशनल रैंक किस लेवल पे आती थी? पहले नाश्ता में क्या रैंक आई थी आपकी? क्या स्कोर तो आया मैंने था पहले वाला, मैंने पहले वाला मिस कर दिया हुआ है। जब भी मेरे आपने दिया था? 150 200, लास्ट मेरी 300 से अंदर अंदर ही थी, 300 से पहले ही है सब कुछ, सब नाश्ता। ओके ओके, 300 के आसपास आपकी रैंक आती थी, रैंक आती थी, और मार्क्स कितने आते थे? मार्क्स सर मेरे वही 70 के राउंड।
ओके, 70 के अराउंड आते थे स्टार्टिंग से, यही रहा या आपने एक में एवरी नाश्ता अपने स्कोर को इंक्रीज होता हुआ देखा है? स्टार्टिंग में सर मेरा थोड़ा कम था, जब ग्रेजुअली इंक्रीज करके मेरे 80 तक भी गया एक नॉच था। अच्छा, ओके, 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 ठीक है। आ ठीक है, अब लेट लेट अस डीप डाइव इनटू के एन प्रेप के टेस्ट टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है और उसको मैक्सिमाइज यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम नाश्ता से ही स्टार्ट करते हैं। नाश्ता के बारे में पहला पहला सवाल, नाश्ता के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? क्यों नाश्ता एक बहुत अच्छा एग्जाम लगता है आपको? पहली चीज वो। दूसरी चीज, नाश्ता और नॉर्सेट आपको कितना सिमिलर लगा? क्या नाश्ता बहुत सारे देने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ नॉर्सेट में जाके कि यार ये तो एकदम नाश्ता जैसा ही है? सर नाश्ता के बेनिफिट्स में पहले नंबर तो एक ये बोलूंगा, नाश्ता के रेशनल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते थे। नाश्ता के रेशनल से हम एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन कर सकते थे, कि बाकी बहुत वाले बेहतर। ऑप्शन क्यों नहीं। वो हम्म। बहुत ज्यादा रेशनल, बहुत ज्यादा बेनिफिट करते थे बाकी वाले क्वेश्चंस में। तो ठीक है। वहां से ग्रेजुएटी स्कोर इंक्रीज करता। दूसरा ये आया कि वो उसकी नाश्ता की लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा कोरिलेट करती थी मेन जो नॉट सेट है। एंड ठीक। तीसरा सर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस भी काफी रेलिवेंट होते हैं, और रिपीट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम होते हैं, रिपीट क्वेश्चन इतने नहीं होते हैं। ओके, ओके, तो ये इसमें बेनिफिट्स है नाश्ता, नाश्ता। नाश्ता टेस्ट के ये बेनिफिट्स लगे। अच्छा, नाश्ता के बाद जो रिपोर्ट कार्ड आता था, रिपोर्ट कार्ड को बेस्ट यूटिलाइज आप कैसे करते थे? उसके अंदर एक एआई प्रिडिक्टेड रैंक आती थी, आपको आपकी एक्यूरेसी स्पीड वगैरह सब पता चलता था। साथ में ही आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर पता चलता था, कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा स्ट्रांग है। तो किस तरीके से रिपोर्ट कार्ड को आप यूज करते थे? रिपोर्ट कार्ड तो सर मेरा वीक सब्जेक्ट तो मैक्सिमम टाइम नॉन नर्सिंग ही आता था, क्योंकि नॉन नर्सिंग पे मैंने इतना फोकस किया नहीं है। ओके। तो मेरा वीक सब्जेक्ट वही आता था। अदर मेरा मेडिसिन भी आता, तो अनाटमी, क्योंकि अनाटमी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वीक मेरी थोड़ी थी। जी। तो वहां से मैं इसको देखता, रेशनल्स देख के, फिर रेशनल्स के साथ जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे, वो टॉपिक मैंने नोट डाउन कर देने। नोट डाउन करके जो टॉपिक बार बार गलत हो रहा है, मैं उसको फिर रिपीट शाम को देखता था, पूरा टॉपिक मेरे को देखने की जरूरत है, तो फिर मैं वो शाम को वहां से देखता था। बाकी रेशनल से काम चल जाता था फिर तो। अच्छा, रैशनल की बात करते हैं। पहला सवाल, रैशनल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? आपने अभी कहा कि एनप्रेप के रैशनल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उसमें एग्जैक्टली क्या अच्छा होता है? एग्जैक्टली सर, रेशनल्स का ये है कि मैंने पहले जैसे बताया कि बहुत रेलिवेंट चीज लिखी होती है उसमें। ओके। जी सर। मतलब एक होता है ना कि क्वेश्चन में सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बता देना, वो नहीं होता है उसमें। जो चाहिए हमें वो ही स्पेसिफिक पॉइंट्स वहां पे होंगे, जो बार बार हमें काम आगे देंगे, तो वो देते भी हैं सर। ओके, ओके, अच्छा। इसमें दूसरा सवाल, मान लीजिए आपने एनप्रेप के ऊपर नाश्ता एग्जाम दे दिया है, या फिर एनप्रेप का कोई और टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट आपने दिया है। उसके बाद जब ऐप के ऊपर इनकरेक्ट, करेक्ट और स्किप्ड क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस आता है, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करते थे? उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? कि क्या आप कोई नोटबुक बनाते थे, या आप ऑनलाइन कोई जी सर। नोट्स बनाते थे, कैसे करते थे? मैंने तो सर डायरीज बनाई हुई हैं, जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे उनको मैंने डायरीज बना दी है, उनको नोट डाउन कर देना मैंने। और हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में मैंने वो एक बार रिवाइज कर लेना, वो क्वेश्चन की अच्छा। कहाँ से गलत हो रहे हैं, कैसे गलत हो रहे हैं। तो वो सर ओके, नोट डाउन किया हुआ है मैंने, दो डायरीज बन गई है मेरी उसकी तो। ओके, आप वो जो नोट डाउन करते थे, क्या उसमें उसके रैशनल इनफ होते थे, या आपको इंटरनेट पे भी कहीं जाना पड़ता था, या फिर उसमें जो मिल गया एक्सप्लेनेशन दैट वाज इनफ? सर इनफ है वो तो, रेशनल जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि रेशनल वो रेलिवेंट ही दिया, और सब कुछ ही उसमें इंक्लूड है ना, तो वो ओके, बड़ा है वो स्पेसिफिक, वो तो। ओके, तो आप जी सर। क्या क्या ये बोलना सही रहेगा कि रैशनल की वजह से टाइम बहुत बचा और इधर उधर नहीं जाना पड़ा? सर रैशनल की वजह से टाइम बहुत ज्यादा बच गया हुआ, क्योंकि रेशनल टॉपिक वही देखता था मैं जो बार बार मेरा गलत हो रहा है, रेशनल से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो टॉपिक देखने की जरूरत पड़ती थी। बाकी तो रेशनल से बहुत ज्यादा रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छी होगी उससे। तो क्वेश्चंस तभी ये 1000 1200 मेरे क्वेश्चन तभी रेशनल्स की वजह से ही होते थे, कि टॉपिक बार बार नहीं देख रहा हूँ मैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, शाबाश। इसके बाद, क्या आप सिर्फ इनकरेक्ट ऑप्शंस को देखते थे, या आप जो स्किप किए हैं उनको देखते थे, और करेक्ट के अंदर भी जो आपके तुक्के की वजह से सही हो गए हैं कुछ क्वेश्चंस, क्या उन पर भी जाते थे, या सिर्फ इनकरेक्ट को देख के छूट जाते थे?
नहीं सर, पहले तो मैं देखता था इनकरेक्ट वाले जो इनकरेक्ट मेरे हुए हैं, एंड देन उसके बाद स्किप क्वेश्चन देखता था। अगर फिर टाइम बचता था तो मैं करेक्ट वाले भी जो मैंने तुक्के लगाए वो थोड़ा देख लेता था कि इनमें क्या क्या है। तो ओके, वहां से भी देख काफी होता सकता था। है। जी बहुत सर। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा, सुबह सुबह जिस के दिन मेरे भी दो आप घंटे में ही होते थे। 2 घंटा लगता था आपको एनालाइज करने में? जी सर, क्योंकि रेशनल्स काफी, उनको रेशनल्स को सर एक एक पॉइंट को देखा जाता था कि क्या हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं भी सभी स्टूडेंट, आपके माध्यम से सब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा। देखो स्टूडेंट्स, भले ही आप 100 टेस्ट की जगह 50 टेस्ट ही दो, बट अगर आपने 50 टेस्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं किया है, 51st टेस्ट पे तभी मूव करो जब आप पहले टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कर लो, आप ये जान लो कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। एंड जैसा कि तरुण ने अपनी डायरीज में मेंटेन की अपनी मिस्टेक्स, वैसे ही आपको भी अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। उसको मैं बहुत प्यार से मैजिक नोटबुक बोलता हूँ, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट मैजिक। वही मैजिक है जो एक टॉपर, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट और एक नॉट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के बीच में खड़ी होती है। अच्छा तरुण, आप बताइए कि वो डायरी का क्या रोल रहा आपकी प्रेपरेशन में? मुझे लगता है आपकी बात से ज्यादा समझेंगे बच्चे। तो डायरीज का ये रहा कि मैं उसको बार बार रिवाइज करता था, जो क्वेश्चन मेरे बार बार गलत हो रहे थे। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेके समझाइए कोई ऐसा सवाल जो बार बार गलत होता था, बट डायरी की वजह से आपका मेंस में सही हो गया। एग्जैक्टली समझाइए। एग्जैक्टली तो जैसे कि एंटीडोट्स पे कुछ क्वेश्चंस आते थे जो मेरे को एंटीडोट्स वगैरह याद नहीं रहते थे। फिर हम्म। अनाटमी को क्वेश्चन जैसे मेरे को याद नहीं रहते, क्योंकि अनाटमी मैंने शुरू में ही बताया कि मैंने इतनी अच्छे से पढ़ी नहीं है माइनर की वजह से। तो वो डायरीज की वजह से मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे डायरीज की वजह से। तो वो मेन रोल इसका ये था डायरीज का। जी कोई सर। सवाल बताएं, कोई एक सवाल बताएं जो बार बार गलत होता था लेकिन डायरी की वजह से आप बच गए उसमें। की वजह से सर ऐसे तो याद नहीं मेरे को क्लियर आ रहा है, क्योंकि गैप काफी पड़ गया बीच में, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। सर एक उसका आता था हाइपोथैलेमस की वजह से, जैसे कि इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, वो काफी होता था कौन सा सेंटर कहाँ पे है, कौन सा सेंटर कहाँ पे है, तो वो मेरे को कंफ्यूजन काफी होती थी। तो वो हम्म। क्वेश्चन मेरे डायरीज पे मैंने नोट डाउन किया था। वो चार्ट आया था नाश्ता में ही, चार्ट आया था रेशनल्स में, तो वो मैंने नाश्ता का चार्ट पूरा डायरी पे लिख लिया था, तो वहां से मेरा ठीक हो गया वो। चलिए, ये था बहुत मेरा। बेहतरीन। ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल देने का इम्पोर्टेंस ये था कि स्टूडेंट्स एक्चुअली समझते नहीं है कि एप्लीकेशन क्या है जब तक एग्जैक्ट चीज ना बताई जाए। डायरी का एक बेनिफिट मैंने और देखा, ओके। एग्जाम से 2 3 पहले हमें पता नहीं होता हम क्या पढ़ें। ओके। तो एग्जैक्ट। हम्म। मैंने एग्जाम से 2 3 दिन पहले वो डायरीज ही पढ़ी थी कि ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि तब हमें ये नहीं पता होता हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें, तो मैंने सिर्फ डायरीज ही पढ़ी थी 1 2 दिन पहले। बहुत बढ़िया। तो जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं, शॉर्ट नोट। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जितने भी आपने नाश्ता एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके जितने भी मिस्टेक्स, जो भी निचोड़ है अपने ज्ञान का, वो डायरीज में समेट कर और एंड के दिनों में बस वो डायरीज ही रिवाइज करनी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डायरीज प्लस वर्क, शॉर्ट नोट्स, मैंने शॉर्ट हाँ, नोट्स शॉर्ट बनाए थे। नोट्स। मोस्टली मोस्टली वो डायरीज भी एक तरीके के शॉर्ट नोट्स ही बन जाते हैं अपने आप में, क्योंकि उसमें भी छोटा जिस छोटा करके हमने सारी चीजें लिखी होती हैं। बहुत बेहतरीन तरुण, बहुत बेहतरीन। अच्छा, बाकी आपके दोस्त कहाँ सेलेक्ट हुए, कहाँ कहाँ हैं आपके सारे दोस्त? सर एक तो निशारा का ही है, जम्मू का ही है वो ओके। भी है। और बाकी कश्मीर से ही हैं, जम्मू से कम ही है हम, कश्मीर ओके। से मोस्टली हैं। जी सर। ओके, सारे दोस्त सिलेक्ट हो गए। बहुत बढ़िया। जी सर। क्या बात है, बहुत अच्छे, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है, मतलब क्या डिफरेंस होता है एक नॉट सिलेक्टेड माइंडसेट के अंदर और एक सिलेक्टेड माइंडसेट के अंदर? क्या चीज चेंज होती है माइंड में, क्या बर्डन कम होता है माइंड में? सर मेरा तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब से ही मुझे था कि मेरे को सिलेक्ट होना है, ठीक है। चाहे भाई कुछ भी करके सिलेक्ट होना है, क्योंकि पापा मेरे रिटायर होने वाले थे। तो हम्म। माइंड सेट था कि मेरे को सिलेक्ट होना ही होना है। मैंने शुरू हम्म। से ही ये सोच, जब मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, तो ठीक है। वहां से कॉन्फिडेंस मेरा कभी कम हुआ ही नहीं, ऊपर बहुत ही अच्छा। गया सर, नीचे भी गया नहीं। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा मेरा प्लस पॉइंट था। बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज में। अच्छा, लास्ट 2 पॉइंट और तरु। एक एग्जाम सेंटर में जब हम घुसते हैं, वो जो हमारा 1 1.5 घंटा 2 घंटा जाता है एग्जाम सेंटर के अंदर पेपर देते वक्त, उस माहौल में खुद को कैसे आपने मैनेज किया? एक सवाल ये।
और उसके बाद इसी का एक एक्सटेंशन कि उसमें अपनी स्लीप को मैनेज करना, अपने ब्रेकफास्ट को मैनेज करना, और इन जनरल बाकी चीजों को लाइफ में मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है खुद को एक काम एनवायरनमेंट देने के लिए जब आपका मेन एग्जाम हो रहा हो। सर पहले तो मैं एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है उसको बताता हूँ, अपनी ब्रेकफास्ट के बारे में बताता हूँ। जो मेरी एक सबसे बड़ी गलती हुई थी उस दिन, कि मेरे साथ जो फ्रेंड गया था वहां पे देने एग्जाम, तो हम्म। वो उस हैबिट है कि वो कुछ खा के नहीं जाता है। ओके। मुझे हैबिट है कि कुछ खा के जाना है। हम्म। उसको देख के उस दिन मैंने भी खुद को कंपेयर किया उससे, तो हम्म। चलेगा खा लिया। एंड देन एग्जाम के बीच में जब सी सेक्शन पहुंचा हमारा, तो सी हम्म। सेक्शन में को स्टार्ट, तो वो 40 क्वेश्चंस मुझे कुछ आइडिया नहीं मैंने कैसे किए, क्योंकि सीवियर हेडेक हो गई थी मुझे वहां पे। तो मैं सबको यही बोलूंगा, खुद को किसी से कंपेयर मत करो तुम, अपना जो है तुम्हें उससे चलना है तुम्हें। अपनी आपकी खुद की बॉडी है, और अपने शरीर, आप आपके माध्यम से बस स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा एज अ डॉक्टर भी, कि इट्स नॉट लाइक कि आपका दिमाग बैठ के एग्जाम देने वाला है, आपका पूरा शरीर जाता है ना वहां पे एग्जाम देने। तो आपको दिमाग का भी ख्याल रखना है, पूरे शरीर का ख्याल रखना है, बिकॉज अगर वहां पर पेट में दर्द हो गया, कहीं और दर्द हो गया, जैसे आप बता रहे हैं हेडेक हो गया था, तो उसमें सब करा, क्या बोलते हैं उसको, सब धरा का धरा रह जाता है उस टाइम पे। जी सर, उस जी टाइम सर। पे उस टाइम पे फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने नाश्ता दिए और आपने कितने टेस्ट दिए और क्या एग्जाम दिए, जब आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, पेट काम नहीं करेगा। तो अपने अच्छे से स्लीप लेके जाएं, अच्छे से खाना खा के जाएं, अच्छे से मतलब डिसेंटली एक डिसेंट ब्रेकफास्ट जरूर कर खा के जाएं। एंड नेक्स्ट कम्स के अच्छा, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी एग्जाम के लिए, हमारा जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, कि खुद को आपने फिर उस समय मैनेज कैसे किया, क्या आपके पास कुछ दिमाग में था कि अगर ऐसा हो गया तो मैं खुद को किसी ब्रीदिंग टेक्निक से, किया कुछ और? व्हाट हैपेंड देन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वाटर पिया, पानी पिया, एंड देन उसके बाद वही ब्रीदिंग टेक्निक, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की, काम काम, एंड देन वो खुद ब खुद ठीक ही हो गया। तो चलो बेहतरीन, अच्छा स्टार्ट हुआ कर दिया ठीक हो फोर्थ गया, नहीं सेशन में, तो। फिर मेरे वापस अपने। हाँ जी। नहीं तो फोर्थ सेशन में भी अगर यही रहता तो सर काफी हाँ, बुरी हालत हो जाती। फोर्थ सेशन मेरा फिर हम ठीक हो बात गया नहीं था। कर रहे होते, बहुत डिफिकल्ट रहता फिर हमारा बात करना। अच्छा हुआ ठीक हो गया था। वेरी गुड। जी सर। एंड अगर सी सेक्शन आपका बेटर गया होता, आई एम श्योर आपकी रैंक और ज्यादा अच्छी आई होती। सो जी सर, हेंस, जैसे अपने नाश्ता नाश्ता में देखा ही होगा 150, मेरा एब्सोल्युटली। मोस्टली अंडर 100 ही आता है रैंक, तो मैं उसमें ही वही हुआ मैं सब वही कुछ। सोच रहा था। आपने अपनी नाश्ता की एआई प्रिडिक्टेड रैंक शायद अभी नहीं बताई है, वो तो और अच्छी होगी, अंडर 100 ही होगी एआई प्रिडिक्टेड रैंक जो आती थी। सो एआई प्रिडिक्टेड रैंक कंपेयर, सर मेरी 25, 25, 30, 20 ये आती थी मेरी। सो you're एक्चुअली दैट लेवल ऑफ अ स्टूडेंट। मैंने अब तक जितने भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है जिनका एग्जाम हॉल में अच्छा स्ट्रैटेजी था, उनका नाश्ता रैंक, एआई प्रिडिक्टेड नाश्ता रैंक ही उनका ओरिजिनल रैंक आया है मेन एग्जाम के अंदर। आई हैव सीन दैट रिपीटेडली हैपनिंग। जिसका 500 के आसपास था प्रिडिक्टेड रैंक, उसका 300 के आसपास मेन एग्जाम में आया है, और वाइस वर्सा इस तरीके का रहा है। सो डेफिनेटली अ स्टूडेंट जिसका अंडर 50 रैंक आना चाहिए था। बट एक छोटी सी गलती, इसलिए मैं इस चीज को इतना ज्यादा जोर दे के बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, कि अपना एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी आपको याद होना चाहिए। पहले तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी भी होती है। उसके बाद वो चीज इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए, रात को सो के जाएं, अच्छा खाना खा के जाएं, अगर आप भगवान में मानते हैं तो पूजा करके जाएं, पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाएं। एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। चलिए, कुछ इस बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप एग्जाम हॉल के बारे में? सर यही है कि किसी से कंपेयर करके मत जाओ, जो करना है आपको खुद पे विश्वास रखो, हो जाओगे। बहुत यही है। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा, लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू तरुण, जहां पर आपके सामने अभी दो स्टूडेंट्स हैं। एक एक मिनी तरुण है, 3 साल पहले जब वो कॉलेज में था। आप उस तरुण से क्या कहना चाहोगे कि भाई, इफ देयर इज अ स्टूडेंट जो कि कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में है, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल दैट स्टूडेंट? पहला सवाल ये। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी अच्छे से एंड अभी पास आउट हो गया है, या फिर फाइनल स्टेजेस हैं पास आउट होने के, उनको आप अभी क्या एडवाइस करोगे, कैसे वो अपना जीवन संवार सकते हैं, बेटर जिंदगी जी सकते हैं? तो एक तो पहले तो मैं
छोटे तरुण को बताना चाहूंगा, जो अभी कर रहा है कंसेप्ट, उसके क्लियर करने की कोशिश वो कर रहा है, बट फर्स्ट सेकंड ईयर में है। और जैसे कि मैंने पॉलिटिक्स में चले गया, अच्छे से नहीं हम्म। कर पाता, मैं उसको बताऊंगा कि आपको अपने कंसेप्ट अगर वहां पे क्लियर कर लिए हो तो हम्म। मेडिसिन सर्जरी आपको टिपिकल नहीं लगेगी, मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि हम्म। आपका बेस पहले ही स्ट्रांग है। आपको ये नहीं पता ओके। चलेगा कि आपको अनाटमी वो कहाँ से आ रहा है आगे वाला। सर मेडिसिन ऐसी है ना, अगर अनाटमी फिजियोलॉजी आपको नहीं पता होगी तो अगर हम्म। रटाफिकेशन हो जाएगी वो तो वो हम्म। पहले ही आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखने हैं फर्स्ट सेकंड ईयर में। जैसे कि फार्मा सेकंड ईयर में है, फार्मा हमें पता होगी तो मेडिसिन की मैनेजमेंट हमें पता होगी, बिल्कुल। अनाटमी फिजियोलॉजी पता होगी तो हमें मेडिसिन की पैथोलॉजी वगैरह पता होगी, सब कुछ। तो फर्स्ट अमेजिंग, सेकंड ईयर बेहतरीन। मस्ट है सर, बेस। बेहतरीन। एंड आपके माध्यम से मैं बाकी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए तरुण का तो स्कूल कॉलेज जीएमसी था, वहां शायद टीचर्स हों, आपके कॉलेज में शायद टीचर्स ना हो, आप प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एनप्रेप के पास अलग सेग्रीगेटेड स्पेशलाइज्ड प्लान्स हैं। फर्स्ट ईयर प्लान एग्जिस्ट करता है, सेकंड ईयर प्लान एग्जिस्ट करता है, जिसमें एनप्रेप पर हम फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर करते हैं, जहां पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बर्डन भी नहीं करा जाता है। आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा रोज का पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर ध्यान देना है। एंड ग्रेजुअली अगर आप तब से लेके एंड तक जुड़े रहेंगे एनप्रेप के साथ, तो ग्रेजुअली वी विल मेक अ ब्यूटीफुल नर्सिंग ऑफिसर आउट ऑफ यू। आपको बहुत ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉलेज लाइफ भी जिए। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो उनकी तरह तो आप पॉलिटिक्स में भी जाएं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर करियर। करियर बनाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला तो जी ये सर। खत्म हुआ। सेकंड, अब एक स्टूडेंट है जो बाहर है कॉलेज के, उसने कुछ नहीं पढ़ा है, तो कैसे वो एनप्रेप का यूज करके एक बेटर करियर की तरफ बढ़ सकता है? आपका क्या कहना है? सर एनप्रेप का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, जो हम जैसे कि बुक्स पढ़ते हैं हम खुद, ठीक है, बुक्स पढ़ते हैं हम हम्म। उन्हें, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको बुक्स डायरेक्ट पढ़ने में समझ ही नहीं कुछ आता है, तो ओके। वो उनको कुछ फन नहीं होगा। अगर हम एनप्रेप करते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफली टीचर्स जो हमें कराते हैं कंसेप्चुअल करवाते हैं, क्या कंसेप्ट कैसे बन रहा है, तो वो एनप्रेप हमें बताता है, वो हम यूज कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि बुक्स पे तो डायरेक्टली लिखा होता है ना, एनप्रेप में हमें बताया गया कैसे ए आया है, वो वो है।